पंखों की ज़रूरत तो पंछी को है, पंखों की ज़रूरत तो पंछी को है, तुम तो बस हौसले रखना, तुम तो बस हौसले रखना। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो आप लोग जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस अवस्था में हैं, तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारी जो वैदिक सभ्यता वाली क्लास थी, वैदिक वेद को लेकर जो हम चलना चाहते थे, उनको लेकर के चलने के अगले क्रम में हम आगे बढ़ चुके हैं और हम पहुंचने वाले हैं वेदों के उस आखिरी पड़ाव में, जहां हम जानेंगे कि आखिर जो ये वेद थे, 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 सीक्वेंस आप समझ सकते हैं। तो ये जो चारों सीक्वेंस हैं, ये जो चारों वेद हैं, आपने पढ़ा कि आर्य आए, तो ये आर्यों के जो ये वैदिक सभ्यता थी, चूंकि वेदों से इन्हें जाना गया, यही हमारे पास साक्ष्य हैं इनके बारे में जानने के। वेद कहते हैं कि आर्य जो थे वो हमारे देश में आए, ठीक है, हमारे देश में रहे। तो हमने वेदों के बारे में तो पढ़ लिया कि ऋग्वेद में क्या होता है, यजुर्वेद में क्या होता है, सामवेद में क्या होता है और अथर्ववेद में क्या होता है। लेकिन हमने ये नहीं जाना कि आखिर ये जो आर्य आए थे, इनकी सभ्यता थी कैसी, ये थे कैसे, ये क्या सोचते थे, किस तरीके से व्यवहार करते थे, इनका समाज कैसा था, इनकी अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी, इनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें जानना होगा, हमें समझना होगा, क्योंकि अगर हम नहीं समझेंगे तो हमें ये तो पता चल जाएगा कि वेद क्या था, वेदों में क्या लिखा है, वेद क्या बातें करता है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाएंगे कि आखिर आर्य कैसे थे, आर्यों का क्या हिसाब किताब था। तो आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है, वो हम चलेंगे आर्यों के बारे में जानने के लिए। हमने आपसे पिछली बार वादा भी किया था कि अगली क्लास में हम मिलेंगे, तो हम वेद, तो हमारा पोर्शन समाप्त हो चुका है, अब हम आर्यों के बारे में जानेंगे कि ये जो आर्य थे, ये कैसे इनका समाज चलता था, कैसे अर्थव्यवस्था चलती थी, कैसे इनकी राजनीतिक व्यवस्था थी। तो चलिए तैयार हो जाइए और हम कुछ ऐसी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे जो ये बताएं कि हमारे जो पूर्वज थे, जिन्हें हम आर्य कहते हैं, हमारे पूर्वज माने जाते हैं, वो कैसे थे, उनका समाज कैसा था। तो चलिए सबसे पहले अगर थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ें तो हम आपको वहां लेके चलते हैं जहां हम आपको बार बार पिन करते रहते हैं कि उन चीज़ों को समझ लीजिए, कभी भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है और पूछता है, ठीक है। आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से। किसका मानना था? ये माना था मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर कहता है कि आर्य जो थे वो कहां से आए थे? मध्य एशिया थे। चलिए, तो उसके बाद आपको हमने बताया था कि कौन कौन क्या क्या मानता है आर्यों के बारे में। ये सब सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी आर्यों के बारे में। हम अब देखेंगे कि आगे क्या आर्यों के बारे में और क्या क्या चीज़ें हुई। देखिए, ये सब तो हम अभी लास्ट में देख लेंगे। हम सबसे पहले आर्यों के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि आर्य कैसे थे और क्या सोचते थे और क्या क्या कारण था। तो अगर हम आर्यों की बात करें, अगर यहाँ हम आर्य जो कि हमारे पूर्वज माने जाते थे, हम उनकी बात करें, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो आर्य थे वो अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग स्टेट्स होते हैं, अलग अलग राज्य होते हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड है, दिल्ली है, अलग अलग स्टेट हैं। वैसे आर्यों का जो समाज था, आर्यों की जो सभ्यता थी, जो उनकी सोसाइटी थी, उनका जो कल्चर था, वो कबीलों में बटा हुआ था। अलग अलग कबीलों में आर्य रहा करते थे, ठीक है। तो कबीलों में रहते थे, तो फिर एक कैसे हुए? सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि एक कैसे हुए। फिर ये हुआ कि जो कबीलों में रहते थे तो उनको बीच उनका समाज कैसा था। तो सबसे पहले अगर आर्यों के बारे में हम जाने तो आर्यों का जो सबसे मतलब कह सकते हैं सम्मानजनक चीज़ थी। जैसे हमारे यहाँ सबसे सम्मानजनक चीज़ है हमारी इज्जत। हम कहते हैं हमारी इज्जत जो है उसी का सम्मान सबसे ज़्यादा है समाज में। तो आर्यों के लिए जो सबसे सम्मानजनक चीज़ थी वो थी गाय। क्या थी? गाय। तो अब देखिए, कह सकते हैं कि जो आर्यों का धन था, एक तरीके से कह सकते हैं कि आर्यों का जो धन था, धन गाय थी, ठीक है। और धन क्या थी उनकी? गाय थी। गाय को गविष्ठ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गविष्ठ। गाय को गविष्ठ कहा जाता था। और एक बात जानिए, जो युद्ध होते थे, जो युद्ध गाय के कारण होते थे, गाय के कारण होते थे। आपसे प्रश्न पूछ दे कि आर्य आपस में युद्ध किस वजह से लड़ते थे, किस कारण से लड़ते थे, तो गाय के कारण से, गाय यानी गविष्ठ के कारण से, ठीक है। चलिए, दूसरी बात अगर आर्यों के बारे में देखें कि आर्य कैसे थे, क्या सोचते थे, तो दूसरी चीज ये थी कि वहां पर तांबे और कांसे का प्रयोग करते थे आर्य। लोहे का भी करते थे,
जब आप उत्तर वैदिक काल में पहुंचेंगे तो वहां लोहा भी आपको दिखेगा, लेकिन यहां पर तांबे और कांसे, जो ऋग वैदिक काल है उसमें तांबे और कांसे का प्रयोग ज्यादा होता था। जो तांबे और कांसे का प्रयोग करते थे उसे ऋग वैदिक सभ्यता में अयस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अयस कहा जाता था। देखिए कह रहे हैं तांबे और कांसे को अयस कहते थे। अयस, ठीक है। तांबे और कांसे को क्या कहा जाता था? अयस कहा जाता था, ठीक है। और उनका समाज कैसे, किस भाग में बटा हुआ था? तो कबीलों में। अब यहां अगर हम देखें तो आर्यों का समाज कबीलों में बटा था, कबीलों में बटा था। आर्यों का समाज कबीलों में बटा था, कबीलों में बटा था आर्यों का समाज, ठीक है। अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे। अगली बात अगर हम देखें आर्यों के बारे में कि आर्य क्या थे, तो अगर ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में जो आर्यों में जो कबीला होता था, कबीले का एक राजा होता था। जो कबीले का राजा होता था उसका वो जो राजा होता था, राजा के जाने के बाद उसका बेटा राजा बन जाता था। आप जानते हैं कि जब राजतंत्र की बात करेंगे, जब हम गणतंत्र नहीं थे, प्रजातंत्र हमारे यहाँ नहीं था, राजतंत्र था, तो राजतंत्र में आप ये जानते हैं कि राजतंत्र में राजा का लड़का ही राजा होता है। ये शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? आर्यन से। हमारे यहाँ जब आर्य आए वहां से लेकर के अब तक का जो समाज है वो वही था। बाद में जब गणतंत्र व्यवस्था शुरू हुई, राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा, जो प्रजा जिसको चाहेगी वो राजा बनेगा, वो देश चलाएगा, तब वहां से हमारे यहाँ वंशानुगत चीजें थोड़ी समाप्त हुई। लेकिन अगर वर्तमान समय में भी आप देखें तो वंशानुगत चीजें जो है वो समाप्त नहीं हुई हैं, ठीक है। वंश के आधार पे ही मतलब एक अगर कोई व्यक्ति सांसद हो गया तो उसका लड़का आने वाले समय में सांसद बन जाता है, कोई और बन जाता है। मतलब वो ये चल रहा है, हल्का फुल्का उसका छाप तो रहेगा ही। लेकिन फिर भी आर्यंस की बात करें तो उनके समाज में राजा का पद वंशानुगत था, वंशानुगत था। मतलब जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट होता रहता था राजा का पद। कैसा था? वंशानुगत था, ठीक है। अब देखिए जो कबीले होते थे आर्यों में, ठीक है, कबीलों में आम सभा जो होती थी वो कबीलों को आम सभा और समितियां कहते थे। कबीले जो होते थे उनको आम सभा, कबीलों को सभा वो समितियों में बांटा गया था। समितियों में सभा, कबीलों को सभा और समितियों में, जैसे अब वर्तमान समय में राज्यसभा और लोकसभा है, हमारे यहाँ काम करती है, लोग उसमें अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, लोग नियमों और कानूनों को बनाते हैं। वैसे ही उस समय जो आर्यों का कबीला था वहां पर सभा और समितियां हुआ करती थी। अब अगर ऋग्वैदिक काल में इस सभा की बात करें, ये जो सभा है, तो ऋग्वेद में बेसिकली जो हमारा वेद का पहला वेद है ऋग्वेद में इस सभा का उल्लेख 8 बार किया गया है। कितनी बार किया गया है? सभा का उल्लेख 8 बार किया गया। ऋग्वेद में सभा शब्द का उल्लेख जो है वो 8 बार किया गया है, ठीक। अब देखिए इतनी सारी चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। अब अगर हम आगे बढ़ें तो आगे देखेंगे कि और कैसा था आर्यों का समाज। तो व्यक्ति की जो पहचान होती थी वो कुल के आधार पर होती थी, गोत्र के आधार पर। तो आपसे प्रश्न पूछेगा गोत्र का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है? गोत्र का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है? तो वो मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। कहां मिलता है? ऋग्वेद में। और ये आर्य जो थे ये गोत्रों में बटे हुए थे। जैसे वर्तमान समय में अगर ब्राह्मण समुदाय की बात करें तो उनका अलग अलग गोत्र होता है। सांडिल्य कोई होता है, कोई क्या कहते हैं कि कोई क्या दीक्षित गोत्र में होता है, कोई अलग अलग गोत्र होते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग गोत्रों में बंटने की जो बात शुरू होती है ये आर्यंस से शुरू होती है। जो आर्य होते थे वो अलग अलग गोत्र में बटे हुए थे, ठीक है। गोत्र मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे कहा जाता है एक गोत्र में होने पर शादियां नहीं हो सकती, उनकी एक गोत्र में होने पर रिश्ते नहीं बन सकते। लेकिन अलग अलग गोत्रों में, ब्राह्मण समुदाय में भी एक समुदाय में अलग अलग गोत्र होते हैं, तो उन गोत्रों में वैवाहिक संबंध स्थापित होता है, उन गोत्रों में अलग चीजें भी स्थापित होती हैं। तो ये कल्चर कहां से आया था जो वर्तमान समय में अभी विद्यमान है? सोचिए, आर्यंस आए थे, इसीलिए तो हम कहते हैं कि हम आर्य की संतान है। आर्यंस से ये शुरू हुई थी चीजें और अभी वर्तमान समय में भी ये ब्राह्मण समुदाय में चलती हैं, ठीक है। तो गोत्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में होता है। ऋग्वेद में बेसिकली कह सकते हैं आपकी वैदिक सभ्यता में होता है। अगर आप ऋग्वेद के बाद यहां बात करें तो वैदिक सभ्यता में आर्यंस करते हैं। ऋग्वेद में आर्यंस कहते हैं, वैदिक सभ्यता में आर्यंस उल्लेख करते हैं। उनका व्यक्ति की पहचान ही कुल और गोत्र के आधार पर होती है,
ठीक है। तो चलिए दूसरी बात अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि आर्य जो वैदिक सभ्यता में जन शब्द का उल्लेख मिलता है, जन, और उससे अंदाजा लगाया जाता है कि जन का मतलब होता है जनपद। क्या होता है? जनपद। तो जन शब्द का अर्थ जनपद से लिया जाता है। जन शब्द का अर्थ किससे लिया जाता है? जनपद से। जन मतलब होता है जनपद। अब आर्यों का जो समाज था, जो आर्यंस की सोसाइटी थी, वो पितृसत्तात्मक समाज थी। पितृसत्तात्मक मतलब जो पुरुष होता था, जो मनुष्य होता था, जो पुरुष होता था, बेसिकली जो पुरुष होता था उसकी सत्ता सबसे ऊपर होती थी। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ का जो समाज है, वर्तमान समय का जो समाज है, आर्यंस से हम अपने आप को वर्तमान समय में जोड़ रहे हैं। कोशिश करिएगा कि चीजें आपको समझ में आए। देखिए, आर्यंस का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। वर्तमान में जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है। हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो कल्चर है वो पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक का मतलब होता है कि जहां पुरुष को ज्यादा वैल्यू दी जाती है, जहां मेन को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। हमारे समाज में क्या है? लड़का जो है बाप के नाम से जाना जाता है, माँ के नाम से कम जाना जाता है। कोई पूछता भी है तो क्या है तुम्हारे पापा का नाम, सबसे पहले ये पूछा जाता है, बताओ तुम्हारे पापा का क्या नाम है। ठीक है। यानी क्या है? सबसे पहले बाप के नाम से ही आपकी पहचान बनाई जाती है। तो इसका मतलब क्या है? हमारा समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अगर आप पहुंचेंगे इस समय, वर्तमान समय में भारत का नॉर्थ ईस्ट जो 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, वहाँ का जो समाज है उसमें थोड़ा परिवर्तन आ रहा है और वहाँ का समाज मातृसत्तात्मक आ रहा है। जैसे घर बनता है हमारे यहाँ तो पापा का नाम बड़े बड़े स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है? राशन कार्ड पे भी उन्हीं का नाम, वोटर ID कार्ड पे भी उन्हीं का नाम, फॉर्म में भी ज़्यादातर माता का नाम अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो पिता का नाम तो कंपलसरी ही आता है। तो हमारा समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में क्या है? महिलाओं को वैल्यू ज़्यादा दी जा रही है, धीरे धीरे बढ़ावा हो रहा है और वहाँ का समाज मातृसत्तात्मक बनता जा रहा है। ठीक है। तो आर्यों का समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक समाज था। आर्य समाज पितृसत्तात्मक कैसा था? पितृसत्तात्मक। आर्य समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक। आर्यों का जो समाज था, देखा जाए, पितृसत्तात्मक समाज था। आर्यों का समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक समाज था। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। अब आगे देखेंगे अगर आर्यों के बारे में, तो कह रहे हैं कि स्त्रियां जो होती थी वो किसी भी ऐसे राजनीतिक पॉलिटिकल कल्चर में भाग नहीं लेती थी। जैसे सभा और समितियों में की कोई मीटिंग हो रही है या कोई ऐसा काम हो रहा है तो वहां स्त्रियों को जाने की मनाही थी। आप वैदिक सभ्यता देखेंगे तो ये पाएंगे कि स्त्रियों को कहीं ना कहीं नीचे की भाव से देखा जा रहा था। स्त्रियों को दूर रखा जाता था बाकी सारे एक्टिविटी से, क्योंकि स्त्रियों को थोड़ा कम मतलब आंका जाता था। आप देखेंगे अथर्ववेद में स्त्री उसकी निंदा की गई है, स्त्री के जन्म की। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वेदों में स्त्रियों को बहुत अच्छा स्थान नहीं दिया गया है। कि हमारा वर्तमान समाज बदल रहा है, स्त्रियों को ऊंचा स्थान दिया जा रहा है, स्त्रियों को ऊपर लाया जा रहा है, वो कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। ठीक है। ज़्यादा ऊपर उठ जाती हैं, कंधा आपका तोड़ भी सकती हैं, दबा भी सकती हैं। ठीक है। मिला के चलें तो ठीक है, ऊपर उठेंगे तो फिर दबा भी सकती हैं। कोई भी ऊपर उठेगा तो आपको नीचे दबा देगा। ठीक है। चलिए मिला के चलें, ईश्वर करें सब लोग साथ चलें। तो क्या है कि जो आर्यों का समाज था वहाँ सभा और समितियों में स्त्रियों को जाने की इजाज़त नहीं थी, महिलाएं नहीं जाती थी। ठीक है। आगे बात करें तो आर्यों के महत्वपूर्ण देवता, आर्यों के जो महत्वपूर्ण देवता थे वो दो, मतलब अगर नंबर वाइज देखें तो 3 थे। सबसे पहले आते हैं इंद्र, दूसरे पे आते हैं अग्नि। इंद्र जो थे उनके सबसे पहले देवता थे, दूसरे पे आते हैं अग्नि और तीसरे पे आते हैं वरुण। इंद्र को जो है वो वर्षा का देवता कहा जाता है। इंद्र को क्या कहा जाता है? वर्षा का देवता। वर्षा का देवता। इससे प्रश्न पूछता है कि वर्षा का देवता आर्यन सभ्यता में, आर्यन कल्चर में कौन थे या वैदिक सभ्यता में वर्षा का देवता कौन था? तो इंद्र थे। इंद्र भैया जो थे वो वर्षा कराने का काम इनको किया जाता था। इनको पुरंदर भी कहा जाता, पिछली बार बताए थे, इनको पुरंदर भी कहा जाता है इंद्र को। और अग्नि जो थे वो मनुष्य और देवता के मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। किसके बीच? मनुष्य और देवता, मनुष्य और देवता में मध्यस्थ की भूमिका मध्यस्थ की भूमिका कौन निभाता था?
अग्नि। अग्नि जो होते थे मनुष्य और देवता के मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। वरुण तीसरे नंबर पे आते थे। तो आर्यन कल्चर में टॉप 3 जो देवता थे वो कौन थे? 1, 2 और 3, मतलब इंद्र, अग्नि और वरुण। ठीक है, चलिए आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ, क्या वो पीना पसंद करते थे? तो वो पीना पसंद करते थे क्या? सोमरस। क्या करते थे पसंद? सोमरस। आर्य जो थे वो सोमरस पीना पसंद करते थे। अच्छा, पूछा जाए कि आर्यों के वंशज वर्तमान समय में क्या पीना पसंद करते हैं? अब आप समझ तो गए ही होंगे क्या पीना पसंद करते हैं। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? वही जो समझ रहे हैं वही समझ लीजिए। ठीक है, वर्तमान समय में लोग, अरे हम पानी की बात कर रहे हैं, हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है? पानी। अब आप कुछ और ही समझ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, जो जिसकी जैसी सोच, जो समझे क्या करना है। ठीक है, वैसे हम पानी की बात कर रहे थे। वर्तमान समय में हमारे जो सबसे प्रिय पेय पदार्थ क्या है? पानी। कोई कोल्ड ड्रिंक समझ लेगा, कोई कुछ और समझ लेगा, जो जो समझना है समझ ले, जो जिस इस कंडीशन में है वो समझ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन आर्यों का पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। वो सोमरस में बड़ा लीन रहते थे। सोमरस बताइए जरा हमको कि कमेंट करके कि सोमरस का मतलब क्या होता है। जरा हम भी तो देखें कि आप क्या समझते हैं सोमरस का मतलब। ठीक है, ये सोमरस जो था वो आर्यों का सबसे प्रिय पेय पदार्थ का, ये लिक्विड के रूप में सोमरस लेते थे। आप सोमरस मत लेने लगिएगा। ठीक है, कहिएगा आर्य लेते थे, हम उनके वंशज हम भी लेंगे। आप मत लीजिएगा, ये आर्यंस लिया करते थे। ठीक है, चलिए उनका प्रिय पशु क्या था? प्रिय पशु घोड़ा। आर्य जो थे प्रिय पशु घोड़ा। वो खुद वो जो थे घोड़ा पालते थे। ठीक है, उनका सबसे प्रिय पशु क्या होता था? घोड़ा। गाय जो था उनका पशु था, लेकिन उनका गाय जो, अगर पीछे हमने आपको बताया, गाय इंपॉर्टेंट पशु था सबसे, वो धन होता था उनका, उनकी इज्जत होती थी। जिसकी गाय चली गई उसकी इज्जत चली गई। लेकिन अगर पशुओं की बात करें तो प्रिय पशु घोड़ा हुआ करता था उनका। क्या होता था? घोड़ा। घोड़े को वो बहुत ज्यादा मानते थे। ठीक है, चलिए अगर आपको ये मौका मिले तो गधे को मत मानने लगिएगा। ठीक है, वो घोड़ा मानते थे तो घोड़े की तरह थे, हो सकता है। अब हम गधा मानेंगे तो हम गधे की तरह हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगर हम, तो हम देखेंगे आर्यों के बारे में कुछ और चीजें जो हम जानेंगे। अगर हम, ये तो ऋग वैदिक काल की बात थी। ऋग वैदिक काल में आर्यन जो सभ्यता थी, जो सिविलाइजेशन थी, वो ऐसे बढ़ी। वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन जो थी वो इसी तरीके से आगे बढ़ी। अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक जो पोस्ट ऋग वैदिक काल है, पोस्ट वैदिक काल है, पोस्ट वैदिक पीरियड जो है, वो जो पोस्ट वैदिक पीरियड है उसमें 3 वेदों की बात की जाती है। आप जानते हैं, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, या यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसको ऐसे भी कर सकते हैं सीक्वेंस से। ठीक है, तो इन तीनों वेदों की चर्चा इसमें की जाती है। अब ये जो 3 वेद हैं पोस्ट वैदिक पीरियड में, इन 3 वेदों की चर्चा की जाती है और इन्हीं में हम देखेंगे कि इनमें आर्यंस की कंडीशन कैसी थी, उनकी सोसाइटी कैसी थी, उनका कल्चर कैसा था, उनकी सारी चीज़ें कैसी थी। चलिए, तो अगर सबसे पहले हम बात करें कि पोस्ट वैदिक जो पीरियड है उसमें आर्यों की सभ्यता कैसी थी, उनके आर्यों की सोसाइटी कैसी थी, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुख्यतः 2 कबीले थे। जैसे हमने आपको बताया कि जो आर्यन सोसाइटी थी वो कबीलों में बटी हुई थी। जैसे हमारे यहाँ स्टेट्स होते हैं वैसे कबीले होते थे। तो जो आर्यंस के कबीले थे वो मुख्यतः 2 जो मोस्ट पॉपुलर कबीले हुआ करते थे आर्यन सोसाइटी में, वो 2 होते थे। एक होता था कुरु और एक होता था एक पहला होता था कुरु और दूसरा होता था भरत। भरत और कुरु 2 कबीले हुआ करते थे आर्यन सोसाइटी में। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो आर्य मुख्यतः 2 कबीलों में बटे थे। 2 कबीलों में कौन कौन से? एक थे भरत और एक थे कुरु। भरत और कुरु 2 कबीले हुआ करते थे आर्यन, मतलब पोस्ट वैदिक सोसाइटी की बात करें तो 2 कबीले हुआ करते थे, एक भरत और एक कुरु। यही दोनों कबीले आगे मिल जाते हैं और मिल करके एक नए कबीले का निर्माण करते हैं जिसे कुरु कहा जाता है। और यही कुरु आगे जाकर के कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरुक्षेत्र, वो जो हिस्सा है वो कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो कबीले थे ये इनकी ये कंडीशंस थी। ठीक, अब आगे हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल में, पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या था। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ मृतक के 100 की हड्डियां मिली हैं। उन हड्डियों के साथ क्या मिला है ये समझिए। उन हड्डियों के साथ भैया लोहे के औजार मिले हैं। क्या मिले हैं? लोहे के औजार। आपसे प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि किस सभ्यता में या किस काल में या किस पीरियड, टाइम ऑफ पीरियड में जो है कब्र में लोहे की हड्डियां मिली हैं। तो हड्डियां नहीं मिली, हड्डियों के साथ लोहे मिले हैं, तो वो मिले हैं पोस्ट वैदिक पीरियड में, यानी कि उत्तर वैदिक काल में। चलिए यहां देखेंगे हम तो मृतकों के
साथ लोहे का प्राप्त होना। मृतकों के साथ लोहे प्राप्त हुए हैं, लोहे के औजार प्राप्त हुए हैं। आप यहां लोहे के औजार कर सकते हैं, केवल लोहे नहीं, लोहे के औजार, लोहे के औजार प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? पोस्ट वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में ये चीजें हमें मिली हैं। चलिए आगे अगर हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में और क्या मिला है, तो कह रहे हैं कि जो लोहा था उत्तर वैदिक काल में, पोस्ट वैदिक पीरियड में, ये जो आयरन मिला है, जो लोहा प्राप्त हुआ है, इसे कहा क्या जाता था? कभी कभी प्रश्न यहां से पूछ देता है। इनसे प्रश्न जो है, ये जो टॉपिक अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं, इनसे वन लाइनर प्रश्न ही आपसे ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर यहां पहुंचेंगे वो, चूंकि वो वेदों से ही पूछने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वो इस कल्चर और सोसाइटी में भी अगर आते हैं प्रश्नों को लेकर के, तो यहां से यही सब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कोशिश करिएगा कि ये जो वन लाइनर आपको एक एक चीजें बताई जा रही हैं, इनको कहीं नोट करके और याद कर लीजिएगा, चीजें समझ में आपको आसानी से आ जाएंगी। अब देखिए, जो लोहे की धातु मिली है, इसे श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्याम अयस या कृष्ण अयस। देखिए कह रहे हैं लोहे को श्याम अयस या कृष्ण अयस, कृष्ण अयस कहा जाता था। लोहे को श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्याम अयस और कृष्ण अयस। ठीक है, ये नाम था, ये आपको याद रखना होगा। ये नाम जो है श्याम अयस और कृष्ण अयस, ये नाम आपको याद रखने होंगे। ठीक है, चलिए अगली बात अगर हम देखें कि पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या था, तो पोस्ट वैदिक पीरियड में कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था। क्या था? कृषि मुख्य व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय था। यानी कि मेन ऑक्यूपेशन क्या था? मेन ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज अ मेन ऑक्यूपेशन इन पोस्ट वैदिक पीरियड। पोस्ट वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर, कृषि जो था उनका मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। इतनी बात समझ में आ रही है ना? अब आगे बढ़ेंगे हमने आपको पिछली बार जब क्लास पढ़ाया था, तो हमने आपसे पूछा था एक प्रश्न कि बताइए खेजड़ी कहां है? खेतड़ी कहां है? कुछ लोगों ने जवाब दिया था, कुछ लोगों ने जवाब नहीं भी दिया था। हम आपको बार बार बोलते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में जाके जवाब दिया करिए। आप जवाब देंगे तो आपके नॉलेज के साथ साथ हमको भी इस बात की खुशी होगी कि आपको जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, आप उस पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लगन है कि आप उसे समझना चाहते हैं। लेकिन अगर आप जवाब नहीं देंगे तो हमको ये लगेगा बस आते हैं और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, चना अमृत लेते हैं और निकल जाते हैं। ऐसा मत करिए भैया, चना अमृत से जीवन चलने वाला नहीं है और ना ही आपका एग्जाम निकलने वाला है। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप बनाएंगे, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है हमको इसका आंसर नहीं पता, हम आपको बता नहीं सकते, हम आपको बता देते हैं। लेकिन जब आप करके सीखेंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे। हम आपको ज़्यादा सिखाना चाहते हैं, आपको रास्ता बताते हैं, आप नहीं चलना चाहेंगे तो फंस जाएंगे। इसलिए अगर हम आपसे ये कहते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में जाके हमको बताइए इसका आंसर, तो आप बताया करिए उसका आंसर, भर दीजिए आंसर से उस कमेंट सेक्शन को, ताकि हमें भी लगे कि आप मेरे होमवर्क को करके आ रहे हैं। हम आपके लिए होमवर्क करके आ रहे हैं, लेकिन आप मेरे लिए नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए चलिए वो प्रश्न फिर से एक बार दोहराते हैं हम आपको। यहाँ पर एक बात हम आर्यंस के बारे में बता रहे हैं, उसका आंसर आपको ढूंढना है। खेतड़ी में तांबे की खान मिली है। खेतड़ी में क्या मिला है? तांबे की खान। ऐसा माना जाता है कि ये जो तांबे की खान मिली है खेतड़ी में, ये आर्यंस कल्चर में, जो आर्यन सभ्यता थी, जो वैदिक पीरियड था, वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सोसाइटी थी, उस सोसाइटी में खेतड़ी से तांबे का व्यापार किया जाता था। तो ये खेतड़ी कहाँ है ये आप हमको बताएंगे कमेंट करके। खेतड़ी में तांबे का व्यापार, तांबे की खान प्राप्त हुई है। ये जो तांबे की खान प्राप्त हुई है खेतड़ी में, इससे ये पता चलता है कि आर्य जो थे वो तांबे का व्यापार करते थे। और ये हमारा प्रश्न आपसे ये है कि ये जो खेतड़ी है ये किस राज्य में पाया जाता है, किस देश में पाया जाता है? भारत में पाया जाता है कि अमेरिका में पाया जाता है कि इंग्लैंड में कि रूस में? ये हमको नहीं पता, हम जीरो हैं इसके बारे में। आप हमको इसका आंसर बताएंगे तभी हमको पता चलेगा कि ये कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आपके लिए प्रश्न है, कमेंट बॉक्स को कमेंट से भर दीजिए इसके आंसर से, ताकि हमें लगे कि आप चीज़ें समझ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो इसके
साथ ही हम आगे बढ़ते हैं कि और आर्यंस के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। आर्य जो होते थे वो कच्चे, उनके जो घर होते थे वो कच्ची ईंटों के और लकड़ियों के खंभों पर खड़े मिलते थे। आप जो है उनके घर कैसे होते थे? कच्ची ईंटों के व लकड़ी के खंभों पर टिके होते थे। यानी उनके घर कैसे होते थे? एक तो कच्ची मिट्टी के ईंट बने होते थे और जो उनके घर को टिकाया जाता था वो लकड़ी के खंभों पर टिकाया जाता था। ये आर्य नहीं, अभी आज से 40 साल पहले गांव में चले जाइए, अभी भी बहुत सारे गांव में जो घर आपको मिल जाएंगे इसी कल्चर में मिल जाएंगे। कच्ची ईंटों के घर हैं। आप कभी मेरे गांव आइए, आपको वहां मैं दिखा दूं। हमारा खुद ही एक तो घर है कच्ची मिट्टी का, जो ईंटा वो ईंटा पका भी नहीं है, कच्चा ईंटा है, ठीक है, उससे वो घर बना, क्योंकि वो ऊपर का हिस्सा गिर गया, दीवार अभी भी खड़ी है, ठीक है। तो जो कच्ची ईंटों के मिट्टी के घर बने होते थे और उनके जो घरों को टिकाने का जो काम होता था वो लकड़ी के पिलर्स होते थे। उन लकड़ी के पिलर्स ऐसे होते थे और इन्हीं लकड़ी के पिलर्स पे घरों को टिका दिया जाता था, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम, तो देखेंगे और आर्यों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, वो देखेंगे। देखिए कह रहे हैं आर्यों के बारे में, जो आर्य होते थे, ठीक है, यहां पर कुछ यज्ञों का उल्लेख मिलता है। यहां पर जो वैदिक सभ्यता में कुछ यज्ञों का उल्लेख मिलता है कि आर्य कुछ यज्ञ किया करते थे। हम उन यज्ञों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम राजसूय यज्ञ की। कौन से यज्ञ की? राजसूय यज्ञ। ये जो राजसूय यज्ञ होता था इसके बारे में जानते हैं, ये कि होता क्या था। राजसूय यज्ञ जो होता था वो कौन करता था? राजा करता था। राजसूय यज्ञ राजा करता था। राजा के द्वारा, यानी कि राजा के द्वारा राजसूय यज्ञ किया जाता था। ये क्यों किया जाता था? दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए। दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए राजा ये यज्ञ क्यों करता था? दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए, ठीक है। चलिए अब इसका उल्लेख, राजसूय यज्ञ का उल्लेख एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। क्या नाम है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजसूय यज्ञ का उल्लेख मिलता है और कहा जाता है कि इसमें 24,000 गायें दान करनी पड़ती थी। कितनी गायें? 24,000 गाय दान करनी पड़ती थी। 24,000 गायों का दान करना पड़ता था राजसूय यज्ञ में। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? चलिए अब आगे देखते हैं अगले यज्ञ के बारे में। अगला यज्ञ जो था, जो वैदिक सभ्यता में किया जाता था, जो वेदों में किया जाता था, एक था अश्वमेध यज्ञ। क्या नाम था उसका? अश्वमेध यज्ञ। ये जो अश्वमेध यज्ञ था इसके बारे में जानेंगे हम। अश्वमेध यज्ञ क्या था? अश्वमेध यज्ञ जो था इसमें घोड़े की बलि दी जाती थी। घोड़े की बलि। अब ये जो घोड़ा था ये समझिएगा होता क्या था। होता ये था कि राजा जो है एक घोड़ा छोड़ देता था अपनी तरफ से, ठीक है। वो घोड़ा दौड़ते दौड़ते विभिन्न राज्यों से घूमते भागता जाता था। जो राजा उस घोड़े को पकड़ लिया उससे उस राजा को युद्ध लड़ना पड़ता था और उस तरीके से अगर उसे पराजित कर दिया तो फिर घोड़ा आगे बढ़ता था। ऐसे क्या हुआ कि जिसने घोड़ा छोड़ दिया, इसका मतलब ये हुआ कि उसने उस राजा की अधीनता स्वीकार कर ली है, वो राजा के उसके अंडर में आ गया है। और जो घोड़ा पकड़ लिया वो राजा से युद्ध लड़ता था। अगर राजा हार गया तो ठीक, नहीं हारा तो उसको हरा करके फिर राजा राज्य करने लगता था। तो इसी तरीके से आप इसकी कहानी एक बार देखेंगे कि राजा रामचंद्र जब अयोध्या वापस आते हैं तो अश्वमेध यज्ञ करते हैं। अब अश्वमेध यज्ञ करते हैं, वहीं पर एक घोड़ा छोड़ते हैं। वही घोड़ा जाता राज्यों से गुजरता जाता है, कोई नहीं पकड़ता है। लेकिन जब पहुंचता है लौ और कुश के पास तो लौ और कुश घोड़े को अच्छा देख करके पकड़ लेते हैं और बाद में राजा रामचंद्र को लौ और कुश से युद्ध लड़ना पड़ता है। जब राजा रामचंद्र लौ और कुश से युद्ध लड़ने के लिए अपनी सेना भेजते हैं तो कहानी जानते हैं आप कि भाई जब बाप बेटे की सेना लड़ेगी तो क्या होगा, आपस में युद्ध हो नहीं पाता है। फिर रामचंद्र जी को वापस आना पड़ता है युद्ध लड़ने के लिए। जब रामचंद्र जी खुद युद्ध लड़ने आते हैं तो फिर बाद में दोनों के बीच युद्ध हो नहीं पाता है। तो पता चलता है कि भैया
वही हैं ये सब। तो वही क्या होता था, ये सब अश्वमेध, बाद में पता चल जाता है उनके बेटे हैं। तो ये अश्वमेध यज्ञ होता था। इसमें बाद में क्या होता था, घोड़े की बलि दे दी जाती थी। क्या दी जाती थी, घोड़े की बलि। अब हम बात करेंगे, आपको हम पीछे बताएं कि ऋग्वेद में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। आपको पीछे बताएं कि ऋग्वेद में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। 4 वर्ण कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता था। कौन कौन से वर्ण, 4 वर्ण। 4 वर्णों का उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। कौन कौन से वर्ण हैं, सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्राचीन समाज जो था, जब आप एंशिएंट पीरियड में जाएंगे, जब आप वैदिक पीरियड में जाएंगे, वैदिक सिविलाइजेशन में जाएंगे, तो देखेंगे जो सोसाइटी का डिवीजन था, सोसाइटी का बंटवारा था, वो 4 पार्ट्स में किया गया था। एक था ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। तो ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का समाज था, इसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण को माना जाता था, फिर क्षत्रिय को, फिर वैश्य को, फिर शूद्र को। सबका काम बटा हुआ था। ब्राह्मण का काम था शिक्षा देना, क्षत्रिय का काम था राज्य करना, शासन करना, रक्षा करना, वैश्य का काम था व्यापार करना, और शूद्र का काम था कि बाकी नीचे के जितने भी काम बचे हुए हैं उन सभी कामों का संचालन करना, उन सभी कामों को आगे बढ़ाना। यानी कि जितने भी खराब काम थे वो शूद्र को दे दिए गए थे। ये ठीक नहीं था सोसाइटी का डिवीजन। लेकिन क्या कहते हैं, गांधी जी से जब आप गांधी जी का स्टेटमेंट देखेंगे तो गांधी जी कहते हैं कि वर्ण विभाजन जो था वो सही था। गांधी जी मानते हैं वर्ण विभाजन सही था, लेकिन उसके अलावा अगर आप और भी थोड़े बहुत विद्वानों की बात करेंगे तो कुछ लोग इसको सही नहीं मानते हैं। वही कल्चर आज चेंज हुआ और हमारे यहाँ जनरल ओबीसी, एससी और एसटी में हमारा जो समाज है वो बट गया। ठीक है, तो ये 4 वर्णों की बात जो है सबसे पहले वहाँ पर की जाती है ऋग्वेद में। और उस तरह से देखेंगे तो आर्यंस का जो समाज था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चलिए अब आगे कुछ और चीजें हैं हम देख लेते हैं आर्यंस कल्चर में। सबसे पहले अगर यहां बात करें हम तो सती प्रथा की बात आती है। किसकी बात आती है, सती प्रथा, सती कल्चर, सती प्रथा, सती कल्चर की बात आती है। अब ये सती प्रथा क्या थी ये हम आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करिएगा इसे समझिएगा। ये आपके एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट है, ये आपके कह सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में गुप्त पीरियड का भी पार्ट है। ये आपको जगह जगह मिलेगा, हम यहीं पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए होता क्या था कि सती प्रथा जो था वो पहले ऐसा नियम था, पहले ऐसा माना जाता था कि जब हस्बैंड एक्सपायर कर जाता था, जब पति का देहांत हो जाता था, एक्सपायर होने के बाद पत्नी को जीने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए पति के चिता के साथ ही उसे बांध दिया जाता था, उसे रख दिया जाता था और उसे पति की चिता के साथ ही वो सती हो जाती थी, आग लगा दिया जाता था और वो जल के उन्हीं के साथ वो मर जाती थी। ऐसा कल्चर था पहले। ठीक है, इसका उल्लेख पहली बार हमारे यहाँ एरण एक जगह है, एरण में एक हमारे पास एक एविडेंस मिला एरण से। उस एविडेंस में सबसे पहली बार सती प्रथा का उल्लेख किया गया, सबसे पहली बार। और वहीं से पता चलता है कि हमारे यहाँ ये कल्चर था, एंशिएंट इंडिया में ये कल्चर था। ठीक है, तो ये कल्चर बहुत दिन से चलता चला आ रहा था। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। सबसे पहले सती प्रथा की प्रथम जानकारी, प्रथम साक्ष्य, सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य है, प्रथम साक्ष्य एरण अभिलेख, एरण अभिलेख। सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य है एरण अभिलेख। किसका अभिलेख है ये एरण अभिलेख? ये है भैया भानुगुप्त का। भानुगुप्त, गुप्त वंश के शासक थे ये, गुप्त वंश के शासक हैं भानुगुप्त। भानुगुप्त का एक अभिलेख प्राप्त होता है, एक एविडेंस, एक साक्ष्य मिलता है। कहां से? एरण से। और वहां पे पता चलता है उसी में पहली बार इस सती प्रथा का उल्लेख किया गया था, सती प्रथा का जिक्र किया गया था। और कैसे किया गया था? एक राजा रहते हैं गोप राजा, क्या नाम रहता है उनका? गोप राजा। एक राजा होते हैं गोप राजा। गोप राजा की मृत्यु के बाद पत्नी को सती करने का प्रमाण, सती करने का प्रमाण मिलता है। यह लिखा है इसमें कि गोप राजा की मृत्यु के बाद सती, उनकी पत्नी को सती कर दिया जाता है। यही सबसे पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। और ये जो गोप राजा हैं ये किससे लड़ते हैं? हुणों से। किससे लड़ते हैं?
हूणों से। तो यहाँ दो प्रश्न है। सबसे पहले भानुगुप्त के एरण अभिलेख से सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से हूणों के आक्रमणों की भी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, हूणों के आक्रमण की भी जानकारी प्राप्त होती है। तो आपसे दूसरा प्रश्न ये है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दूसरे प्रश्न पर कि जो ये एरण है ये भारत के किस हिस्से में पाया जाता है, किस जिले में पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है, आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये दूसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा है, पहला कि खेतड़ी कहाँ है और दूसरा ये कि ये एरण अभिलेख जो भानुगुप्त का मिला है ये कहाँ पर मिला है। बाद में क्या हुआ, ये बहुत दिनों से चलता चला आ रहा था, बाद में हमारे यहाँ अंग्रेजों के शासन के समय राजा राम मोहन राय के बहुत अच्छे प्रयास के द्वारा सती प्रथा का अंत करते हैं, अंग्रेजों के द्वारा अंत किया जाता है। वो जो मिडल मॉडर्न इंडिया के पार्ट आएगा तो वहाँ बताएंगे। इतना बस जानते रहिए कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा इस सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब नहीं है वर्तमान समय में, नहीं तो अब रहती तो कोई, आपको लगता है कोई जाएगा जलने? स्त्री जो है, पत्नी जो है, वो खुद ही घर भर को जला दे, फूक दे, वो क्या जाएगी आपके साथ सती होने? कभी जीवन में नहीं होगी। वो पहले की स्त्रियों के पास इतनी ताकत थी कि वो पति के जाने के बाद जिंदा रहने का उनको अधिकार नहीं दिया गया था और वो रहना भी नहीं चाहती थी। ठीक है, वर्तमान समय में तो पूछिए मत। ठीक है, पति रहे ना रहे उससे कोई फर्क उतना पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? भानुगुप्त से मिलती है, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। चलिए अब हम कुछ चीज़ें और, एक दो चीज़ें बची हुई हैं आर्यंस के बारे में, वो जानेंगे। सबसे पहले 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। 4 आश्रम, 4 आश्रम की बात की जाती है। ये जो 4 आश्रम थे ये कौन कौन से थे, इनकी बात करते हैं हम। सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य। कौन कौन सा आता है? ब्रह्मचर्य। फिर आता है ब्रह्मचर्य के बाद आता है गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और फिर आता है संन्यास। सबसे पहले हम बात करें ब्रह्मचर्य, फिर आता है ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, फिर आता है वानप्रस्थ, फिर आता है संन्यास, सबसे लास्ट है संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 वर्ष, उम्र कभी कभी पूछ देता है। गृहस्थ आश्रम 25 से 50 साल, वानप्रस्थ 50 से 75 साल और संन्यास 75 से 100 साल। ये आश्रमों की बात की जाती है। कहां पर? ब्रह्मचर्य आश्रम की बात कहां पर की जाती है? आश्रमों की बात कहां की जाती है? वैदिक पीरियड में। वैदिक पीरियड में जब आप जाएंगे तो ये 4 प्रकार के आश्रम के उल्लेख किए गए। तो इस तरीके से हमने कोशिश की कि आर्यंस के बारे में वो सारी चीजें आपको बताई जाएं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहीं पर चीजें समाप्त हो जाती हैं। हमारे 2 प्रश्न हैं, दोनों का जवाब हम देखते हैं कि इस बार आप कमेंट सेक्शन में कितने लोग देते हैं और कितने लोग को लगता है कि उनके पास एक काबिलियत है कि वो इसका जवाब दे सकते हैं। तो 2 प्रश्न, खेतड़ी कहां पर है और हूण जो थे, जो हूणों के आक्रमण का जो उल्लेख मिलता है एरण में, ये एरण अभिलेख कहां पर पाया गया, ये आप बताएंगे। चलिए अब इसके बाद कुछ चीजें और भी हैं जो हम आपको बताएंगे, क्योंकि आज इसकी लास्ट क्लास है वैदिक पीरियड की। देखिए यहां पर हम ऋग्वैदिक नदियों की बात कर लें, क्योंकि ऋग्वैदिक नदियों से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। जो मुख्यतः नदियां, उनके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा तो सबके बारे में करेंगे, लेकिन मुख्य नदियां जो हैं उनकी चर्चा सबसे ज्यादा करेंगे। ऋग्वेद में जो मुख्य नदियां हैं हम उनकी अगर बात करें, अगर ऋग्वेद में, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे देखिए वितस्ता की। सबसे पहले बात किसकी होगी? वितस्ता की। वितस्ता जो था, ऋग्वेद में वितस्ता का उल्लेख किया गया है और ये इस वर्तमान समय में इसे क्या कहते हैं? झेलम नदी कहते हैं। आपसे प्रश्न यहां पूछ सकता है कि झेलम नदी का पुराना नाम क्या है या वितस्ता का आधुनिक नाम क्या है? तो वितस्ता को झेलम कहते हैं, इसको आपको जानना होगा। विपाशा, अरे विपाशा बसु की बात नहीं कर रहे हैं, कितने लोग तो चले जाएंगे विपाशा बसु की दुनिया में। ठीक है, विपाशा बसु की बात नहीं हो रही है, यहां विपाशा नदी की बात हो रही है। आप लोग का दिमाग तुरंत जाता है, तुरंत ट्रैक चेंज करके दूसरे ट्रैक पे चला जाता है, वहां मत चले जाइएगा। देखिए विपाशा जो था उसका जो वर्तमान नाम है वो व्यास नदी को कहा जाता है। व्यास नदी को विपाशा के नाम से प्राचीन समय में जाना जाता था, उसी का वर्तमान नाम जो है वो व्यास नदी है। ठीक है, ये आपको 2 चीजें याद रखनी होंगी। पुरुषणी भी याद रखनी होगी। रावी नदी को पुरुषणी नदी के नाम से जाना जाता था, विपाशा को व्यास नदी के नाम से जाना जाता था, रावी नदी को पुरुषणी नदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये 3 पहले शुरुआत की इंपॉर्टेंट नदियां हैं। वैसे सारी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि दृष्टावती घग्गर को कहा जाता था, कुमू जो है वो कुर्रम को कहा जाता था। आगे अगर हम बात करें तो कुंभा काबुल को कहा जाता था। हाँ, अब
सदा नीरा मतलब जिसमें हमेशा पानी रहता हो। सदा नीरा किसे कहा जाता था? गंडक को कहा जाता था। गंडक नदी जो बहती थी उसे सदा नीरा के नाम से जाना जाता था। कब जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में। ठीक है, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। असिकनी जो थी वो चिनाब नदी को कहा जाता है। चिनाब कहाँ बहती है आपको पता ही है, चिनाब नदी के बारे में पता ही है, पिछली क्लास में भी चिनाब का जिक्र किया गया था। ठीक है, चिनाब नदी के किनारे एक साइट पाई गई है, वो आपको बतानी होगी, पिछली बार आपने बताया था, बहुत अच्छा जवाब। चलिए, अस्कनी जो थी वो चिनाब नदी को कहा जाता है, ये आपको याद रखना होगा। सतुद्री सतलज को कहा जाता है। गोमल गोमती को कहा जाता है। जो इंपॉर्टेंट है हम उस पर टिक करते जा रहे हैं। मरुद वृद्धा जो है वो कमुर वर्मन को कहा जाता है। सिंधु सिंध को कहा जाता है। सरस्वती, ये इंपॉर्टेंट है। सरस्वती नदी जो है उसका वर्तमान नाम जो है वो घग्घर है, प्राचीन नाम जो है वो सरस्वती था। सरस्वती का प्राचीन नाम सरस्वती का वर्तमान नाम घग्घर है और प्राचीन नाम क्या है? सरस्वती। तो सरस्वती का नाम जानते रहिएगा। उसके बाद सुषोमा सोहन कहा जाता है। सुवास्तु स्वाद कहा जाता है, ये उतनी जरूरी नहीं है। चलिए, तो इस तरीके से 15 नदियों में से 5 ऐसी नदियां हैं जिनका नाम 6 ऐसी नदियां हैं जिनका नाम आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर इनका नाम आप इन 6 को एक जगह लिख लेंगे और उनको बार बार रिपीट करते रहेंगे तो आपको चीजें समझ में आसानी से आ जाएंगी। अब अगर हम बात करें वैदिक पीरियड में आए तो यहां देखेंगे वैदिक कालीन प्रमुख शब्द, कुछ शब्दों की बात करेंगे जो वैदिक पीरियड में यूज किए जाते थे। उनका अर्थ कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है भैया, तो इसलिए इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। जैसे गाय को अघन्या कहा जाता था, मतलब अघन्या का मतलब होता है जिसका वध ना हो सके। यहां प्रश्न आपसे पूछ सकता है ऐसे कि गाय को प्राचीन काल में या ऋग वैदिक काल में या वैदिक काल में क्या कहा जाता था? अघन्या कहा जाता था। या आपसे प्रश्न ऐसे पूछ देता है कि अघन्या का अर्थ क्या होता है? प्राचीन काल में अघन्या का अर्थ क्या होता था? यानी जिसका वध ना हो सके। ठीक है, राजा को गोप्ता कहा जाता, अतिथि को, ये देखना जरूरी है। अतिथि की बात करें तो इसे गुहनता या गोहना कहा जाता था। ठीक है, धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। समय को गोधुल कहा जाता था, ये जानना जरूरी है। जो समय होता था उसे क्या कहा जाता था? उसे गोधुल कहा जाता था। ठीक है, आगे देखेंगे हम तो आगे दूरी को, ये देखना जरूरी है। दूरी को प्राचीन काल में गवयतु कहा जाता था। नाई को वाप्ता कहा जाता था। बढ़ई को तक्षण कहा जाता था। युद्ध देखिए क्या कहा जाता था? गविष्ट, गेसु या गम्य। हमने आपको बताया कि उत्तर वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में गाय उनके इज्जत का सवाल होती थी, गाय के लिए ही युद्ध होते थे, इसीलिए युद्ध का प्राचीन नाम गविष्ट, गेसु या गम्य रखा जाता है, गम्य कहा जाता था। प्राचीन नाम क्या था? गविष्ट, गेसु या गम्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम तो जुलाहा, तंतवायु, हलवाहा, किवास, अनाज कोठर, स्थिव, अनाज धान्य। अब ये जानना जरूरी है, अनाज जो होता था, ग्रेन जो होता था, उसे धान्य कहा जाता था। देखिए हमने सब चीज को इसलिए बताना जरूरी है आपको कि प्रश्न कहीं से भी पूछ सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उस पर हम टिक करते जा रहे हैं। आप उन पर ज्यादा फोकस करिएगा, बाकी चीजों को फोकस करिएगा। जैसे आप देखते हैं कि जब एक क्रिकेटर होता है तो एक क्रिकेटर जो है क्रिकेट खेलता है तो प्रैक्टिस में क्या करता है? वो सारी बॉल्स खेलता है प्रैक्टिस में, लेकिन उन बॉल्स पे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है जो उसको परेशान कर सकती हैं उसके मैच में, यानी जिसको उनसे डर लगता है। तो आपको जो हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट जो बॉल बता रहे हैं आप उन पर प्रैक्टिस करिए, बाकी बॉल्स पर भी प्रैक्टिस करिए, लेकिन इंपॉर्टेंट पर ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आगे बढ़ेंगे अगर हम तो देखेंगे यहाँ पर कुछ चीज़ें। यहाँ उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था। पशुचारण योग्य भूमि को खिल्य कहा जाता था। बड़ी नहर को कुल्या, हल से बनी नालियों को सीता। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा भी है कि सीता का मतलब क्या होता है? प्राचीन काल में सीता शब्द का मतलब क्या होता था? तो हल से बनी नालियां। ठीक है, गोबर की खाद को गरीस कहा जाता था और हल के लिए लांगल शब्द का प्रयोग किया जाता था। चलिए, तो इस तरीके से कुछ प्राचीन नामों का भी हमने उल्लेख किया। अब ऋग वैदिक काल में कुछ और चीजें आपके लिए जरूरी हैं, जैसे कि ये 16 संस्कारों की बात की जाए कि हमारे यहाँ कुल 16 संस्कार होते थे हिंदू धर्म में। वैदिक सभ्यता में, वैदिक पीरियड में कुल 16 संस्कारों का उल्लेख किया गया है। सारे के बारे में जानना जरूरी है और उनका उद्देश्य क्या होता था ये भी एक बार हम जानेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। वैदिक पीरियड से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, तो 16 संस्कार। अच्छा, आप लोग बताइए कि हिंदू धर्म में इन 16 संस्कारों में से कैठो संस्कार आपको याद होंगे? 2 ठो याद हो, वही बहुत ज़्यादा है। अंतिम संस्कार तो सबको पता होगा कि यहाँ से निकलने का जो समय होता है वो अंतिम संस्कार होता है, वो तो याद हो जाएगा आसानी से।
अच्छा, वो इसलिए याद होता है तेरे एक पूड़ी लेनी है जा करके, तो पूड़ी पीटना है, पूड़ी खाना है, तो याद तो रहेगा ही। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्या कहते हैं कि जैसे कोई मरता है तो तुरंत जोड़ लेते हैं 13वां दिन, 14वें दिन कब पहुंचना है भैया, सीधा पहुंचो, गरम गरम पूरी सब्जी मारो, कोई गया उससे क्या लेना देना। ठीक है, उधर आदमी गया दुखी है, इधर कहते हैं कि अरे यार लग रहा है कि यह सब्जी में नमक कम है। अरे भैया, जिसके घर का कोई गया उससे एक बार पूछ लो, आपके सब्जी में नमक कम आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो खाने वालों की बात मत करिए। लेकिन हम यहाँ 16 संस्कारों की बात करेंगे। कौन कौन से 16 संस्कार होते थे? पहला संस्कार जो है भारतीय सभ्यता में, प्राचीन सभ्यता में होता था, अभी नहीं होता है। पहला संस्कार, एक सेकेंड, पहला संस्कार जो था, नंबर आगे पीछे हो गया, हम आपको यहां से बताते हैं। पहला संस्कार होता था गर्भाधान। पहला संस्कार क्या होता था? गर्भाधान। गर्भाधान का मतलब हो गया पहले संस्कार में कि नारी का मिलन और गर्भकरण होता था, यानी कि स्त्री और पुरुष मिलकर के, ठीक है, स्त्री पुरुष मिलकर के बच्चे को पैदा करने का प्रोसेस करते थे। वो कब होता था? गर्भाधान में। वो पहला संस्कार था हमारे हिंदू समाज का। दूसरा जो संस्कार था वो दूसरा संस्कार है निष्क्रमण। दूसरा संस्कार क्या होता था? निष्क्रमण। निष्क्रमण का अर्थ होता था, यहां देखिए, गर्भ रक्षा हेतु पुत्र प्राप्ति के लिए काम करना। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा अरेंज करवा देंगे, थोड़ा आगे पीछे हो गया है। ठीक है, तीसरा संस्कार था सीमांतोन्नयन। पुंसवन होता था तीसरा, उसके बाद सीमांतोन्नयन, उसके बाद, एक सेकंड रुकिए, हम इसको सही करवा देते, देख लीजिए, हम बताते हैं, रुकिए आपको। ये थोड़ा सा नंबर इधर उधर हो गया है, उसके लिए परेशान मत होइए, हम आपको एक एक संस्कार फिर से समझा देते हैं। समझिए, देखिए, ये जो पहले नंबर पे है, यहाँ है पहला, यहाँ पहला, 5वें पे चला गया, थोड़ा नंबर इधर उधर हो गया, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए, पहला संस्कार होता था गर्भाधान। ठीक है, जो गर्भाधान संस्कार होता था, इसमें क्या होता था, यहाँ देखिए, इसमें आप नोट कर लीजिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ देखिए, थोड़ा सा मेहनत आप कर लीजिएगा। गर्भाधान में क्या होता था? नारी का मिलन और गर्भधारण के लिए। ठीक है, गर्भाधान संस्कार में नारी का मिलन होता था और गर्भधारण के लिए। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं, पहले संस्कार में गर्भाधान संस्कार जो होता था वो नारी का मिलन और गर्भधारण के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता था। अगर हम दूसरे संस्कार की बात करें, गर्भधान तो समझ में आ रहा है, दूसरे संस्कार की बात करें तो वो होता था पुंसवन। दूसरा संस्कार है पुंसवन। अब पुंसवन में क्या होता था? गर्भ रक्षा हेतु पुत्र की प्राप्ति की बात की जाती थी। मतलब अगर जो गर्भ में बच्चा है उसकी रक्षा के लिए और पुत्र की प्राप्ति की बात हो जाती थी। दूसरे संस्कार में पुत्र प्राप्ति की चर्चा की जाती है। अब दूसरे संस्कार के बाद अगर हम तीसरे संस्कार में पहुंचे तो तीसरा संस्कार है सीमांतोन्नयन। सीमांतोन्नयन का मतलब हो गया कि गर्भस्थ शिशु की मानसिक वृद्धि के लिए काम करना। जो गर्भ में शिशु है उसकी मानसिक वृद्धि अच्छी हो, उसके लिए पूजा पाठ करने के लिए तीसरा संस्कार बना है, वो है, यहां पर इसको काट लीजिएगा, इसको ऐसे, ठीक है, गर्भाधान है। पहला संस्कार क्या है? गर्भाधान। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, इसको आप हटा दीजिए और यहां पर लिख लीजिए गर्भाधान। यहां पर आप नोट कर लीजिए गर्भाधान। ठीक है, ये संस्कार। चलिए, तीसरा था सीमांतोन्नयन, यानी गर्भस्थ शिशु के मानसिक वृद्धि के लिए बात की जाती थी। चौथा होता है जात कर्म। चौथा संस्कार कौन था? जात कर्म। अब जात कर्म में क्या है कि ये जो उत्पन्न होने वाला शिशु है, शिशु उत्पन्न होने पर पिता द्वारा शिशु को आशीर्वाद देने के लिए और शहद चटाने का कार्य किया जाता था। चौथे संस्कार में आपको बस नाम जानने संस्कारों के, कभी कभी उनसे चीजें पूछते, जहां इंपॉर्टेंट होगा वहां हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो शिशु जो उत्पन्न होता था उसके द्वारा उसे दही चटाने, शहद चटाने का कार्य किया जाता था, वो जात कर्म में आता था। पांचवें संस्कार की बात करें तो पांचवा जो संस्कार था, चूंकि वो पीछे चला गया है, पांचवा जो संस्कार था वो था नामकरण। क्या था? नामकरण। देखिए यहां लिखा होगा, यहां आपको समझ में आ रहा होगा, यहां देखिए नामकरण। जो पांचवा संस्कार था वो कौन सा था? नामकरण। इसमें क्या होता है? शिशु का नामकरण होता है। जो बेबी पैदा होता था उसका नाम रखने का ये संस्कार होता था, पांचवा संस्कार। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है यहां से। अगला जो होता था वो निष्क्रमण। अगला संस्कार क्या है? निष्क्रमण। निष्क्रमण में क्या है? गृह से बाहर लाने की कर्म। मतलब जो छोटा बच्चा था, जो पहली बार छोटा बच्चा गोदी में घर से बाहर जाता था, उस समय ये संस्कार किया जाता था। ठीक है, उसके बाद आता है अन्नप्राशन। ये इंपॉर्टेंट है, अन्नप्राशन। अन्नप्राशन में क्या होता था? पहली बार बच्चे को अन्न चटाने का कार्य किया जाता था, वो अन्नप्राशन होता था। ठीक है, अगला है, ये इंपॉर्टेंट है, आठवां, चूड़ाकर्म या मुंडन। जाके पूरी खाते हैं ना मुंडन में, ठीक है, जब देखते हैं ना बच्चे को मुंडन होता है
तो वो मुंडन संस्कार हमारे कौन से नंबर पे आता है? 8वां संस्कार है। केश मुंडन का कर्म होता था, ये पहले बालकों तक ही सीमित था, बाद में बालिकाओं का भी होने लगा, पहले केवल बालकों का ही मुंडन किया जाता था। अगला संस्कार है 9वां कर्णवेधन। कर्णवेधन का मतलब कान की छेदाई होती थी, कान छेदने का कार्य होता था। उसके बाद विद्या आरंभ, बच्चा जो है वो अब जो है विद्या आरंभ करने के लिए वन में जाता था, आश्रम में जाता था, वहाँ विद्या गुरु के समीप जाकर विद्या अक्षर का ज्ञान लेता था। उसके बाद उपनयन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। उपनयन मतलब होता है यज्ञोपवीत या जनेऊ का धारण करना। जनेऊ होता है ना, ब्राह्मण समुदाय में ज़्यादातर आप देखते होंगे जनेऊ धारण करते हैं लोग। तो ये जनेऊ धारण का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे संस्कार का 11वां संस्कार है। एक चीज़ यहाँ हम आपको बताएंगे कि ये जो उपनयन संस्कार होता था, ये चारों वर्णों में जो सबसे नीचे का वर्ण होता था, यानी शूद्र, जो शूद्र होते थे, शूद्र को अधिकार नहीं था। शूद्र को एक सेकेंड, अगर हम इसकी बात करें उपनयन संस्कार की, तो उपनयन संस्कार में आप देखेंगे कि ये उपनयन संस्कार शूद्र को नहीं थे। उपनयन संस्कार शूद्र जो लोग थे उन्हें उपनयन संस्कार देने का अधिकार नहीं था। अब उसके बाद 12वां है वेदारंभ, वो वेद की शिक्षा लेना प्रारंभ करता था, पढ़ना लिखना शुरू करता था, वो वेदारंभ में आता था। अगले संस्कार की बात करेंगे 13वां, तो वो है समावर्तन। समावर्तन मतलब जब शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो वो क्या करते थे, वो अपने घर की तरफ वापसी करते थे, अपना सारा सामान जो है, जो शिक्षा के दौरान ज्ञान ग्रहण किए, ज्ञान लेकर घर आते थे और बाकी सारी चीजें वहीं छोड़ देते थे। उसके बाद आता है विवाह, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, विवाह मैरिज से पूछ सकता है। ये 14 नंबर का संस्कार है विवाह, और 14 इसमें क्या होता था, 25 वर्ष जब पूरे हो जाते थे आपके जीवन के, तो वहां से शुरू होता था आपका गृहस्थ आश्रम, और वहां से ये हमारा 14वां संस्कार शुरू होता था। आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, विवाह करते थे और आगे का जीवन जीना शुरू करते थे। 15वां संस्कार वानप्रस्थ, जब आप ये शुरू होता था 25 से लेकर 50 तक, जब 50 में पहुंचते थे तो 50 से 75 तक शुरू हो जाता था आपका 15वां संस्कार। 50 वर्ष पूर्ण होने के बाद आप वन की तरफ चले जाते थे ज्ञान प्राप्त करने। और 16वां संस्कार जो है अंत्येष्टि, यानी मरना, यानी आपका अंतिम संस्कार जिसे कहते हैं, नहीं कहा जाता है अंतिम संस्कार, तो अंतिम संस्कार जो था वो अंतिम में उसका दाह संस्कार कर दिया जाता था। जब आदमी मर जाता था तो उसे यहाँ से मृत्यु लोक, मतलब यहाँ से स्वर्ग की तरफ, ऊपर जहाँ भी जाए, स्वर्ग नरक जहाँ भी, जैसा कर्म वैसा फल, वहाँ जाए, वहाँ उसे भेज दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कुल 16 संस्कार हमारे यहाँ होते थे। अब इन 16 संस्कारों के अलावा कुछ चीज़ें एक दो और हैं जो हम आपको बताएंगे। देखिए, ये भी जानना जरूरी है, हम आपको अभी पीछे भी लिख के बता दिए, यहाँ भी समझ जाइए। हमारे पास 4 तरीके के हमारे यहाँ आश्रम हुआ करते थे। ब्रह्मचर्य 0 से 25 साल, ज्ञान प्राप्ति का काम होता था। धर्म, जो इसका पुरुषार्थ है उसे धर्म कहते हैं। दूसरा गृहस्थ आश्रम 25 से 50 साल तक चलता था। सांसारिक जीवन हम जीते थे, इसमें शादी करते थे, बच्चे पैदा करते थे। अर्थ और काम की बात करता है यहाँ, पैसा कमाओ और बच्चे पैदा करो। उसके बाद तीसरा जो है वो है वानप्रस्थ, जब सब चीज़ों से मन उब जाए तो 50 से 75 की उम्र में ईश्वर का ध्यान करिए और मोक्ष की तरफ आगे बढ़िए। यह हमारा चौथा आश्रम था। और तीसरा, चौथा जो है वो सन्यास की तरफ बढ़ाता है। कहता है कि जब आपकी उम्र 75 से 100 साल हो जाए, जीवन सारा जी लीजिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या करिए और इस दुनिया को छोड़ करके जाइए। आपका यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, क्योंकि आपका जीवन जो है वह समाप्ति की तरफ बढ़ चुका है। तो इस तरीके से वानप्रस्थ और सन्यास, चौथा और पांचवा, तीसरा और चौथा। ठीक है, उम्र आपको याद रखनी है, आश्रम कौन से हैं यह याद रखनी है, किस उम्र से किस उम्र की तरफ चलते हैं ये याद रखना है, और बहुत याद रखना है तो कौन से पुरुषार्थ उसमें प्राप्त होते हैं। जैसे पहले में धर्म की बात करते हैं, दूसरे में अर्थ और काम की, तीसरे में मोक्ष की, पांचवें में, चौथे में भी मोक्ष की। तो इस तरीके से आज का ये सेशन था वो यहीं पर समाप्त होता है। हमने आपको जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हमें लगी कि आपको बतानी चाहिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने आपको बता दी हैं। यानी कि वैदिक पीरियड में जो जो चीज़ें जरूरी थी उसकी चर्चा हमने आज आपसे कर दी है। अब इसी के साथ ये जो सेशन था, आज की जो क्लास थी वो यहीं पर समाप्त करनी होगी। आपको ये सारी चीज़ें हमने आज बता दी। अब अगली बार जब इतिहास में मिलेंगे तो वैदिक पीरियड के बाद वाले सेशन के साथ ही मिलेंगे। बाकी सारी चीज़ें जो हैं ये भी आपके कुछ संस्कार हैं, लाइक, कमेंट और शेयर, इन संस्कारों का भी प्रयोग करिए। आपके 16 के बाद 17, 18 और 19 3 संस्कार हम जोड़ दिए हैं। इन संस्कारों के साथ आप आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। 2 सवाल हमने आपसे पूछे हैं, खेतड़ी कहाँ पर है, एरण कहाँ पर है, इन दोनों सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा, ठूंस दीजिएगा जितना डालना होगा। ठीक है, चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।